आज पहला लेक्चर है इसका और काफ़ी ख़ास होता है। जो मुझसे पढ़ता है उसे पता है कि किसी भी सब्जेक्ट का पहला लेक्चर मेरा बहुत ही ख़ास होता है, किसी भी चैप्टर का। इसलिए आराम से सुनते रहिए, क्योंकि टॉपिक या किसी डेफिनेशन को रटना आसान है, कोई फॉर्मूला रट लेना आसान है, 10-20 क्वेश्चन लगाना आसान है, लेकिन जहाँ मेन बात आती है, जहाँ क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, वो क्वेश्चन ना लगे तो फिर लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए इतना याद रखें कि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ पे गौर करता हूँ। मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नीट नहीं करना है, आईआईटी नहीं करना है, जे मेंस का नहीं देना है, एनडीए का नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, लेकिन कोई ना कोई एग्ज़ाम तो सबको देना है ना कभी हर किसी कोई ना कोई सपना है। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना रहता है कि वो उस टॉपिक को पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ो, कहीं का भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सको। बस मेरा इतना ही मोटो रहता है और कुछ नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कोई जिसे आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं भी करनी है, फिर भी उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और मैं इसी बात पे सोच के चलता हूँ। और मैं हमेशा जो स्टूडेंट बहुत ही लो रहते हैं पढ़ने में, उन पे मैं ज़्यादा कंसीडर करता हूँ, उनको भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं रटाने और चटाने पे से ज़्यादा विश्वास मैं समझाने पे करता हूँ कि मैं कोई भी डेफिनेशन रटाने से पहले उसे समझाना चाहता हूँ वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे डील करना है, तो कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप बहुत अच्छे से समझ सको। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क। क्या करना है वर्क के बारे में हमें बात करनी है, वर्क के बारे में। उससे पहले मैं जो बता दूं कि देखो, अगर आप एनसीईआरटी के रीडर हो या ना हो, तो एनसीईआरटी में देखना हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में दी होती है। तो ऐसे मतलब चैप्टर भी सीक्वेंस में, टॉपिक भी, मतलब कुछ खास बात है उसमें। तो और कोई बात करेंगे वर्क। वैसे मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि कहीं भी तुम लोग किसी चीज़ में पीछे ना रह जाओ। तो वर्क के बारे में बात करने वाले। उससे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा फोर्स के बारे में। फोर्स प्रीवियस चैप्टर था जिसमें हमने लॉ ऑफ मोशन ऑफ फोर्स पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर को समझने से पहले देखो, वर्क से आप पावर को आप एनर्जी समझोगे, एनर्जी को आप वर्क समझोगे, वर्क को समझने के लिए आपको फोर्स चाहिए है, और फोर्स को समझने के लिए आपको एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा। ऐसी कोई मतलब एक सीक्वेंस में को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी कोई डाउट्स ना आए। वर्क देखो, फोर्स के बहुत कई प्रकार के फोर्स होते हैं। जनरली जो तुमने पढ़े होंगे, सबसे पहले तुमने F=ma पढ़ रखा होगा, हम सबसे पढ़ते हैं। तो अब देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे रखा है ज़मीन पे, से सिंपल सा रखा है। जैसे मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक बुक है। मैं एग्जाम्पल समझाना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मज़ा आना चाहिए बस। जैसे ये रही बुक। अब जैसे अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव अभी नहीं हो रही, मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी मूव नहीं हो रही। फिर मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, तब जाके मूव हुई। मतलब कुछ ना, जब हमने देखो, जब मूव नहीं हुई उसका हमने कोई वर्क नहीं किया। फोर्स लगा रहे हैं फिर भी कह रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहे हैं। जब हमने इसको मतलब ज़्यादा फोर्स लगाया तब जाके मूव हुई, और फिर कहते हैं कि आपने इसमें कुछ ना कुछ वर्क किया है। जैसे अगर तुमने देखा होगा, तुम कितना ही पढ़ते रहो, कितनी बुकें तुम रात दिन एक कर दो और आपका रिजल्ट सही नहीं आया, तो दुनिया देखने वाले कहते हैं कि आपने कोई वर्क नहीं किया है। आपको पता है इंटरनली कि हाँ आपने मेहनत करी, आपने वर्क किया, लेकिन दुनिया आपको पता है कि आपने एफर्ट मतलब फोर्स लगाया है, लेकिन जब तक मतलब मूवमेंट मोशन नहीं देखे, मतलब कुछ इफेक्ट ना देखे, तब तक लोग कहते हैं कि नहीं यार आपने वर्क नहीं किया है। ऐसी सिस्टम कुछ फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा वर्क किस रिलेटेड थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं बाद में बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उसमें मोशन होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें मोशन। वैसे आपने मान लीजिए दीवार ने धक्का लगाया और लेकिन वो तो मूव नहीं करती है, तो आप कहते हैं यार मैंने यहाँ फोर्स लगाया लेकिन फिर भी मोशन नहीं आया है, तो लोग कहते हैं कि इसमें आपने वर्क नहीं किया, लेकिन आप तो कहते हैं यार हम तो थक गए यार। जैसे मान लो कोई है, तुम ऐसे खड़े हो, मान लो कोई कुली, इसके सिर के ऊपर बहुत सारा वजन रख दो, 1 घंटा खड़ा करा रहो, वो खड़े खड़े थक जाएगा वजन लिए,
तुम कहोगे यार इसने वर्क तो कुछ मूवमेंट तो किया ही नहीं, तब मतलब तब भी वर्क जीरो है। अगर वो मूव करे तब भी देखना फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क जीरो होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब देखो सबसे पहले जो तुम्हें याद, डेफिनेशन पे अब आ जाते हैं, इतना मेन मतलब फिल्म बन चुकी है, तो हम लोग वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क तब डन माना जाएगा जब whenever a force acts on a body, मतलब वर्क तब माना जाएगा जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क तब माना जाएगा कि उस पे वर्क हुआ है या उसने कि फोर्स लगना चाहिए और मोशन भी होना चाहिए। मतलब दो चीज़ देखी गई हैं कि फोर्स भी होना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर फोर्स लगाते रहो और उसमें मोशन ही ना आए, मतलब वो कहीं मूव भी ना करे, तो उसमें उसका वर्क हम लोग जीरो मान कहेंगे। धीमे धीमे सारा डिटेल में बात करते जाएंगे। तो इसका मतलब आखिरकार हमारे पास दो कंडीशन है। मतलब अगर कोई पूछ ले स्कूल में कंडीशन, कहीं पूछ लेते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन जो दो ही कंडीशन है कि उस बॉडी पे फोर्स एक्ट होना चाहिए, पहली, और दूसरी बात यह है कि मूव्स होना चाहिए, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका मोशन भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। इतना वर्क के बारे में बात कर ली है। अब उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि देखो सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, या लगा रहे हो वेरिएबल। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे कम कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट फोर्स मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नोट्स बना सकते हो किसी भी, अगर कहीं भी किसी की वीडियो, मतलब मेरे नहीं किसी की वीडियो भी देख रहे हो लेक्चर स्टडी का, तो हमेशा बेटा अपने हाथ में पेन एंड कॉपी लेके बैठा करो ताकि बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ सको। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर आप स्टार्टिंग में 10 न्यूटन लगा रहे हो तो एंड में भी 10 न्यूटन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैल्यू घटती बढ़ती रहे। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट ही होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी मूव करी है, कहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी मूव करी है। जैसे ये फोर्स है, इस साइड फोर्स लग रहा है, मान लो उसने अभी सबको समझ में आएगा कि इन सब का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब उसने एस डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें कांस्टेंट थी फोर्स, मतलब एफ की वैल्यू मान लो यहाँ 10 थी, मतलब इस पूरी जर्नी में इस की 10 न्यूटन ही रही। ऐसा नहीं कि 10 के बाद 11 हो जाए, फिर 15 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 10 हो जाए, ऐसा नहीं करना है। मतलब कांस्टेंट ही लगना चाहिए, तब जाके ये वाली कंडीशन अप्लाइड होगी। तो अगर तुम देखना चाहो कि हमने क्या देखा है कि दो कंडीशन है, वर्क इक्वल टू एफ एस, क्या होना चाहिए, एफ एस। अब जो मैंने दो कंडीशन की पहले यहाँ बात करी थी, उस दो कंडीशन को आप सिंपल से यहीं से लिख सकते हो कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेस। कि वर्क तब होगा जब फोर्स लगेगा और वर्क तब होगा जब कोई बॉडी मूव करेगी। इसमें से अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है तब भी वर्क नहीं होगा। अभी देखना एक थीटा टर्म भी आएगा, वो हम तुरंत अभी हाल इन्वॉल्व करने वाले हैं। ये तो तब होता है कि जब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी हो। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो तुम्हारा सुंदर सा ट्रॉली बैग है,
तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका सिंपल सा एक ट्रॉली बैग है, यहाँ से आप इसे खींच रहे हो F4 से और उसका मोशन हो रहा है इस साइड, मतलब मूवमेंट, तो वो ज़मीन ऐसे तो ऐसे ही मूव करेगा कि नहीं, तो ऐसे मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से उसको ऐसे घसीट रहे हो, मतलब खींच रहे हो और इमोशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक थीटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई लोगों ने देखा होगा कि W इक्वल टू क्या हो जाता है, वो हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा। अब एक बात और बता दें कि एफ एस कॉस थीटा हो गया। कई लोग देखे होंगे कि जहाँ एफ एस कॉस थीटा आता है, जैसे मान लो ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिखते थे। इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि फोर्स वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी सी कवर हो गई है। अब देखो, इसमें तो मैं बात बता दूं कि अगर इसे तुम वेक्टर में इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, W इक्वल टू एफ डॉट एस। बस देखो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर, मतलब इन दोनों को हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर। देखो जैसे W इक्वल टू क्या है, F डॉट एस, लेकिन क्या है, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिंपली एडिशन होती है। क्या है, स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसके हेल्प से हमने देखा कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब वर्क इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी हो गई है, इसके ऊपर भी हो गई है और कॉस थीटा के बारे में। इसका मतलब है कि अब वर्क की जो वैल्यू है थीटा के ऊपर भी इसकी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी तुम्हें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, इसकी भी देखने को मिलेगी। इसलिए इस थीटा की ही वजह से ही अब सबसे पहले समझें कि इसका मतलब क्या है। देखो सुनो, एफ जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एस जो है वो क्या है, देखो एस जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना ताकि टॉपिक तो आसान लगता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इतनी बात हो गई है क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी की वजह से ही वर्क जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क वैसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कभी भी आए कि वर्क क्या है तो तुम याद रखना कि वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब आता है। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क कब आता है। तो जैसे पॉजिटिव वर्क की सब लोग डेफिनेशन ऐसे याद रखते हैं कि जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की एक ही डायरेक्शन हो तब हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क आता है। लेकिन थीटा की वैल्यू, देखो थीटा में ऐसे होता है कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, क्या हो, थीटा की वैल्यू जब भी 90 से कम हो तो वर्क क्या आता है, वर्क आता है हमारे पास पॉजिटिव, तब वर्क होगा पॉजिटिव। ये कहानी कैसी है, जैसे मान लो ये है, आखिरकार F ऐसा फोर्स लग रहा है और इन दोनों, और S ऐसा, इन दोनों के बीच में थीटा। जो वेक्टर चीज़ होती है उसकी हम लोग कंपोनेंट करते हैं, स्केलर चीज़ों की हम लोग कंपोनेंट नहीं करते। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ वेक्टर होती है उसको हम कंपोनेंट करते। तो हमारे पास एक डायरेक्शन ऐसा आ गया है, हम लोग परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल में करते हैं कि नहीं। वैसे याद करना शॉर्ट ट्रिक है, जिससे थीटा चिपक के जाता है वहाँ F cos थीटा आ जाता है और इससे आ जाता है F sin थीटा। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें, क्या देखें कि आखिरकार इस ब्लॉक पे दो फोर्स हमें देखने को मिले।
एक मिल रहा है एफ कॉस थीटा और एक मिल रहा है एफ साइन थीटा। हम लोग और आखिरकार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। हम उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं जो डिस्टेंस के पैरेलली होता है, मतलब उस कंपोनेंट को हम कंसीडर करते हैं फोर्स के जो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो मतलब साथ में आए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है वो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 से कम होनी चाहिए। पहली बात पहली हो गई है। अब हो गई है दूसरी। अगर इसका एग्जाम्पल कोई देखना चाहे तुम कितने भी एग्जाम्पल देख सकते हो, सब सिंपल सा है। जैसे मान लो अभी मैंने दिखाया था, जैसे मान लो कोई बॉक्स है, इसमें ऐसा धक्का मारोगे तो ये इस साइड मूवमेंट करेगा। ये सब किस में आता है? पॉजिटिव वर्क में आता है। जैसे मान लो मैं दोबारा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये किताब है, तो जैसे मान लो ये मेरी फिंगर दिख रही है वाली, देखना मैंने इसको इसी डायरेक्शन में धक्का मारा, इसी डायरेक्शन देखना मोशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। अब जो दूसरी बात आता है वो आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क तुम्हें कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। आखिरकार हमने देखा है कि वर्क इक्वल टू क्या है? एफ एस कॉस थीटा। कई बार सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप फोर्स भी लगाओगे और थीटा भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है? वर्क जीरो हो जाता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तुम उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो और तब भी ये क्या हो रहा है? मूव नहीं हो रहा है, तुम डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब भी ये जीरो ही माना जाएगा। फोर्स लगाना तो कंपलसरी है, डिस्प्लेसमेंट होना भी कंपलसरी है। अब एक जो फैक्टर देखने को मिलता है वो थीटा वाला। जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्या हो? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, इसका मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जा रहा हो इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जा रहा हो इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल 90, तब जाके W इक्वल टू 0। अब तुम्हारे दिमाग में ये वाला चमका नहीं होगा, मज़ा नहीं आया होगा। पता है बेटा हमें क्यों नहीं आया? क्या ऐसा कैसा होता है कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और तब भी वर्क जीरो है? जैसे मज़े वाली बात बताएं तुम्हें। जैसे मान लो तुम कोई कुली वाला, कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा ही फेमस है। क्या है कुली वाला एग्जाम्पल्स? अब तुम कुली को किस चीज़ के पैसे, काम करने के ही पैसे देते हो कि नहीं? तुमने कुली से बोला यार भाई साहब यार ये यहाँ से लेके हमारा इस जगह तक, मतलब तुम कहो उस प्लेटफॉर्म तक हमारा क्या सामान पहुँचा दो। वो कहेगा जी मालिक। कैसी टेंशन वाली बात करते हो? तुम उसके ऊपर सिर के ऊपर 4 बैग रख देते हो। तुम फिजिक्स के स्टूडेंट, वो बेचारा कम पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा तो फिर कुली क्यों बनता है? आजकल तो पढ़े लिखे भी कुली बन रहे हैं, हम क्या कर लें? तो हम लोगों ने क्या कहा, इतना ये आखिरकार मूव किया। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना मूव किया? उसने किया 100 मीटर। इसके ऊपर मान लो इसका तुम्हारे मान ली 10 केजी है, इसका 20 केजी है, और ये मान लेते हैं 15 केजी है। तो आखिरकार अच्छा खासा तुम्हारे पास कितना आ गया है? देखो 30-45, मतलब 45 केजी उसने सर पे रख के वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम सब जानते हो बहुत अच्छे से कि जब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो डाउनवर्ड लगता है। इसका मतलब है कि 45 इंटू जी देखो mg होता है ना, W इक्वल टू, तो जी की वैल्यू 10 मान लो, मतलब 540 न्यूटन, मतलब उस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आखिरकार एंगल कितना होगा? एंगल हो गया इन दोनों के बीच में 90। जब वो आदमी यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा तो उसने कहा भाई साहब पैसे, तुमसे उसने पूछा भाई साहब पैसे, तो उसने कहा भाई साहब पैसे। तुमने कहा किस चीज़ के पैसे? उसने कहा भाई साहब हमने काम किया है। तुम कहोगे काम कहाँ किया? तुम कहोगे काम, वर्क तो जैसे काम बोलते हैं, वर्क मतलब जीरो हो गया है। तुम कहोगे ये कैसे बात? वो कहेगा यार ये तो बड़ी गलत बात है, हमने तो काम किया है। तो वो कहेगा समझाओ। अच्छा, तुम कहोगे वर्क इक्वल टू, तुम कहोगे एफ एस कॉस थीटा। वो कहेगा जी मालिक। एफ मतलब क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। कहेगा अच्छी बात है।
तुम कहोगे कि आखिरकार डिस्प्लेसमेंट तुमने, वो कहेगा हमने इस डायरेक्शन में किया है। तुम कहोगे जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे थे और नीचे लग रहा था डाउनवर्ड फोर्स, तो आखिरकार एंगल कितना था, वो कहेगा 90 डिग्री। तो तुम कहोगे कॉस थीटा की, कॉस 90 की वैल्यू, वो कहेगा 0। थोड़ा तो पढ़ा लिखा होगा, अगर नहीं भी 5-10 पास तो होगा ना, तो उसमें बोलो तुम गूगल कर लो। तो एफ, तो ये सब कुछ था, लेकिन कॉस 90 की होने की वजह, इसके 0 के होने की वजह से वर्क की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। अब बंदा परेशान कि यार ये भी सही है और हम भी सही हैं, अब इसका क्या करा जाए। इसके बारे में जानेंगे अगली, मतलब इस कुछ चीज़ को हम क्या मानते हैं, वर्क मतलब 0 है। कई बार ऐसा, हर बार तुमने सुना होगा कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है, उसके द्वारा वर्क भी 0 होता है, मतलब वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज 0। तुम वो कहोगे कैसे, जैसे मान लो तुमने ऐसे लिया एक कोई ऑब्जेक्ट, मान लो पत्थर से गोल गोल घुमा रहे हो, अच्छी बात है। ये जो ऑब्जेक्ट है आखिरकार इसको देखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में है। ग्रेविटेशनल जो सेंटीपिटल फोर्स होता है टूवर्ड सेंटर होता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तुम कहोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि वर्क इक्वल टू 0, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो उसकी वैल्यू 0 है। एक मैं एग्जांपल आखिरी में दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वर्क की, कि आखिरकार हम लोग नेगेटिव वर्क कहाँ मान के चलते हैं, क्या चलते हैं, आखिरकार नेगेटिव वर्क हम लोग कब मान के चलते हैं। जैसे हम लोग मान कोई भी एक एग्जाम्पल मान लिया है, जैसे वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है। जब भी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, क्या हो, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, तब वर्क की वैल्यू नेगेटिव ही देखने को मिलती है। क्या मिलती है, हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। अब तुम कहोगे ऐसे तो समझ में नहीं आया जब तक तुम ना दो कोई एग्जाम्पल। जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन मान लो, क्या मान लिया हमने, इंक्लाइन प्लेन मान लिया है। इस पे ऑब्जेक्ट रखा तुमने, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस साइड, और ग्रेविटेशन वो क्या नाम, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अपोजिट में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ एस। क्या लग रहा है, एफ एस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो होगा वो होगा एफ एस और एस डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो यहाँ जो वैल्यू देखने को मिलेगी, कि यहाँ तुम सिंपल सा बना लेना, तो जो तुम्हें थीटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180। तो एफ एस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, मतलब वर्क इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस एफ एस एस, मतलब वर्क इक्वल टू क्या आ गया है, नेगेटिव। तो ये भी तुम्हें वर्क नेगेटिव देखने को ही मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ वर्क नेगेटिव देख लिया, इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा और काफ़ी सारे डाउट्स तुम्हारे दिमाग के क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझना। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो वीडियो यहीं पॉज कर ले और पीछे जाके सारा चीज़ रिवाइज कर ले, क्योंकि यहाँ से थोड़ा हम मज़ेदार तुम्हें चीज़ बताने वाले हैं। तो अगर कोई पॉज करना चाहता है, पीछे जाके देखना चाहता तो आराम से देख सकता है। तो अब थोड़ा देखना, हम चलते हैं अभी तो कुछ एडवांस हमने, देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि वर्क हो गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग वर्क की यूनिट के बारे में बात कर लें, यूनिट के बारे में बात कर लें, एंड डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात कर लें। क्या आखिरकार डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका कन्वर्जन क्या होगा, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, सिंपल सा डायमेंशन। यूनिट देखो सुनो, वर्क इक्वल टू एफ एस होता है और कॉस थीटा। इस थीटा को दोनों चीज़ों में नेग्लेक्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं लेते हैं, तो वर्क इक्वल टू एफ एस है कि नहीं। अब तुम इसकी यूनिट तुम्हें वैसे इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। जूल जो आई है वो एक फिजिक्स थे उनके नाम पे रखेगी, इसको इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट है जो वो जूल है। इतनी बात हमने कर ली है क्लियर। अगर फिर भी इसको क्या नाम है,
यूनिट का कन्वर्जन करते हैं इसे बोलते हैं। तो जैसे देखो वर्क इक्वल टू एफ फोर्स की न्यूटन होती है ऐसा यूनिट और डिस्टेंस की मीटर होती है। तो कई बार न्यूटन मीटर भी होती है। जूल की वजह से 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। यूनिट कन्वर्जन पढ़ा रहे हैं। अब कई लोग पूछ लेते हैं हाँ डायमेंशन। डायमेंशन सिंपल सा ही है कि तुम्हें डायमेंशन कभी भी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करना, हमारी प्रीवियस वीडियो है डाल रखी है उसमें तुम देखना डायमेंशन इतने बेहतरीन तरीके से समझाएगा, इसकी कोई हद नहीं है। तुम सारी चीज़ कॉन्सेप्ट पलक झपकते सॉल्व कर दोगे। तो हमने देखा कि आखिरकार वर्क इक्वल टू एफ एस वैसे ही समझा देते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मूला करो, एम ए हो जाएगा। इसका तो तुम डिस्टेंस का तुम सिंपल जानते एल होता है। अब देखो ये फंडामेंट हम सबसे पहले करना फंडामेंटल में चेंज। एम इक्वल टू एम हो गया है। अब आगे एक्सेलरेशन क्योंकि ड्राइव्ड है तो बी अपॉन टी होता है। टाइम फंडामेंटल में आ गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी ड्राइव्ड है तो डी अपॉन टी। इसका मतलब वर्क इक्वल टू जो देखने को मिलेगा तो सो एम डी टी स्क्वायर और एस। एम का एम लिख लो, डी और एस दोनों है तो एल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे टी स्क्वायर। जब कोई क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका मतलब ये हो गया क्या, वर्क का डायमेंशन सिंपल सा हो गया है। यूनिट जूल होती है और न्यूटन मीटर होती है। अब एक जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलता है कि CGS में पूछ लेते हैं। CGS में ही घबराने वाली बात नहीं। F इक्वल टू एफ एस। वर्क की फोर्स की जो CGS होती है वो क्या होती है 5 डाइन क्या होती है, और डिस्टेंस की जो देखने को मिलती है वो मिलती है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि इसका क्या लिखो जूल, मतलब 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ज। अर्ज जो यूनिट है वो CGS की यूनिट है। क्या है CGS। इतनी सी बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ऐसा यूनिट भी हमने तुम्हें बता दी है। अब हम लोग आगे आगे बात करते हैं। तो अब एक कोई यार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं स्कूल लेवल में, कभी किसी कंपटीशन में, तो वो भी करा देते हैं। तो कई भी करते हैं लोग फोर्स की जो वैल्यू दे देते हैं और एस की जो आई जे के वैल्यू में देते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में देते हैं और बोल देते हैं कि क्या निकालो इसका वर्क क्या होगा। तो हम उसके बारे में सिंपल से ही क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाके तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे फोर्स इक्वल टू ने बोला है I प्लस 5J और प्लस 7K। एस निकालो। एस जो जो मिला, जैसे मान लो हमने 6I प्लस 9K। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए 6I प्लस 0J मतलब दिमाग में लिख सकते हो, मतलब कि ताकि तुम ए ना भूलो कि आखिरकार 0 कहाँ चला गया है। W इक्वल टू एफ एस होता है, मतलब यहाँ करना है हमें डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखना हो तो मैंने डाली है लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले जो है जहाँ वेक्टर मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, वहाँ मैंने बहुत अच्छे समझाया है। तो मैं सिंपल सा ऐसा करता हूँ कि ऐसे I 5J प्लस 7K, ये हमने F लिख लिया है। S इसके नीचे रखो 6I प्लस 0K और प्लस 9K। सिंपल सा करो 6 0 63। तो वर्क इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 69 जूल। इतनी सी बात क्या हो गई, 69 जूल। इतनी सी बात हो गई, क्लियर है। अब एक मैं एग्जांपल तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी क्वेश्चंस हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे मान लो एक टेबल है, ये इस पे कोई ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था। क्या ये ऑब्जेक्ट है, इस पे तुमने फोर्स लगाया। क्या लगाया, तुम फोर्स लगा रहे F, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। क्या है, 10 न्यूटन है। इससे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो हमने मान लिया है 2 न्यूटन का। कितने का है, 2 न्यूटन का। और ये और इस पे जो डाउनवर्ड जो लग रहा है, हमने मान के चल लिया है कि जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वेट मतलब जो मान लिया वो हमने मान लिया है 20 न्यूटन।
अब देखो सिंपल समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ मूव किया है, मतलब इसने जो टोटल डिस्टेंस हम समझा दे देते हैं कि इसने यहाँ से लेके यहाँ जो कवर किया है वो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। सिंपल से, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो हम देखेंगे कि वर्क डन वाई एफ जो होगा वो होगा 10 × 5 मतलब 50 जूल। वर्क डन वाई, इसको जो बोलते हैं उसको एफ एस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एस इक्वल टू हो जाएगा, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 180 का, मतलब 2 × 5 cos 180, तो मतलब आएगा -10 जूल। कितना आया? -10 जूल। और हम देखेंगे वर्क डन वाई डब्लू, मूवमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, फोर्स लगता रहा हमेशा इस डायरेक्शन में, हमेशा लगता रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि 20 × 5 cos 90 इक्वल टू 0 जूल। ये तीनों चीज़ें, ए पॉजिटिव का, ए नेगेटिव का और ए 0, तीनों वर्क तुम्हें समझ में आ गए हैं। अभी तुम्हें एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को अगर जो सॉल्व कर सके वो सॉल्व कर ले, और जो कर ले वो कमेंट से मुझे आंसर सेंड कर दे। और इसका जो सॉल्यूशन सॉल्व ना कर पाए तो अगली जो वीडियो आएगी उस पर मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा और फुल डिटेल में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहो ताकि उसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिले, और सॉल्यूशन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा बहुत ही अपने तरीके से, बेहतरीन ही तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ आपकी हेल्प हुई है और चाहते हैं कि आपको दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले, तो और मेरा भी कोई हेल्प हो, मेरा भी कोई सपोर्ट हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकें वहाँ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। तो इससे मुझे भी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा और मुझे एक लगेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ, ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। इस काम को थोड़ा करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपके फ्रेंड सर्कल में पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, ज़्यादातर हमारी रीच हो सके, मतलब ज़्यादा दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल तक बात पहुँचे तो वो भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। और हम लोग, अभी तो पहला लेक्चर था, अभी हम जो बाद में करेंगे और मतलब हाई लेवल पे आते जाएंगे। इतना है कि अगर जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको वर्क में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।